नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। देखिए, पिछले दिनों बड़ी चर्चा रही थी इस बात की कि मेटा के कुछ अधिकारियों को संसदीय कमेटी के सामने प्रस्तुत होने के लिए तलब किया गया था। तलब हुए भी थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वीडियो को, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो को 5 घंटे डाउन करने के सवाल पर जुकरबर्ग की तरफ से उन लोगों ने माफ़ी भी मांगी थी। लेकिन मामला केवल माफ़ी तक सीमित होकर के रह गया। उसके बाद कोई जुर्माना उस पर लगाया नहीं गया। जैसे यूरोपियन यूनियन लगा चुकी है, अमेरिका तक में लग चुके हैं, कई जगह लग चुके हैं, ब्रिटेन में लग चुका है। तो भारत ने एक तरीके से सस्ते में उसको छोड़ दिया। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका मानना ये है कि यहाँ जो भी उत्पात होता है, जो भी देश विरोधी ताकतें उछल कूद करती हैं, बयानबाजी देती हैं, उनको जरूर प्रमोट किया जाता है सोशल मीडिया मंचों के द्वारा। और इन सब की जड़ें कहाँ हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। अभी राहुल गांधी का एक पुणे में कार्यक्रम हुआ था। छात्रों के बीच में वो कार्यक्रम था। वैसे तो उसमें जो भीड़ जुटाई गई थी, वो कैसे जुटाई गई, या उसको प्रमोट करने के लिए जो यूट्यूबर हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनको किस तरीके से 25 से 35 हज़ार रुपया दिया गया और ये कहा गया कि आपको 2 या 3 वीडियो बनाना है और कंटेंट भी आप चाहें तो हम उपलब्ध करा सकते हैं। पर कांग्रेस और राहुल गांधी के मन लगते और उनको प्रमोट करने वाला, यानी उनको नायक की तरह प्रस्तुत करने वाला कंटेंट आपको देना पड़ेगा। ये सोशल मीडिया मंचों पर अगर इस तरह के कंटेंट को प्रमोट किया जा रहा है और वो अंतर साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो क्या ये सोशल मीडिया मंच बड़ा खेल कर रहे हैं? चाहे प्रायोजित तरीके से ही पैसा पकड़ करके ही कुछ भी कर रहे हों, लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं। एक दूसरा मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करेंगे। ये टर्की के विमान युद्धक सामान लेकर के लगातार इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच में स्थित नूर खान एयर बेस पर लैंडिंग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान क्या तैयारी कर रहा है और किस लिए तैयारी कर रहा है? अभी ना भूलें कि हाल में इन 3 देशों ने एक कोई मक्का समझौता किया है जिसमें सऊदी है, टर्की है और पाकिस्तान है। इधर सर क्रीक के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि सर क्रीक में सेना का कुछ जुटान हो रहा है और जो पाकिस्तान की अंदरूनी इस समय तनाव की स्थितियां परिस्थितियां हैं और लोग जिस तरीके से ये ऐलान कर रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं उनको लेकर के कि हम रावलपिंडी पर चढ़ाई करेंगे। तो रावलपिंडी में भी आसिम मुनीर ने 3 अतिरिक्त कंपनियां सेना की बुला ली हैं। तो पाकिस्तान में चल क्या रहा है, ज़रा इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं अमेरिका से आपके चिर परिचित आदित्य सत्संगी जी। तो उनको जोड़ लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आदित्य जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, नमस्कार। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को वापस बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या आकलन है इसको लेकर के, जो राहुल गांधी के इस तरह के प्रोग्राम्स को लगातार हाईलाइट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, ये एवं ही किया जा रहा है या इन जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं इनका पेट भरा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से या इनके प्रायोजकों की तरफ से? एक जयशंकर जी की स्पीच हुई थी इकोनॉमिक टाइम्स में, बहुत ही अच्छी स्पीच थी वो। डिस्ट्रस्ट एंड डाइवर्सिफाई,
तो एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय सरकार को इसके बारे में सब कुछ मालूम है, क्या चल रहा है। ऐसा नहीं कि वो उनको पता नहीं है। अब जिस तरह हम और आप एक्शंस का सोचते हैं, मुझे तो लगता है सरकार के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और उसको पता है उसको क्या करना है और कौन सी प्रायोरिटी में डालना है। और भारत के अंदर आप देख रहे हैं कि जन आक्रोश तो आपने बहुत रिपोर्ट किया आपके चैनल्स पे कि कितना है कि लोग पीट भी रहे हैं लोगों को अब फिजिकली। तो राजस्थान, अब तो 2-3 जगह पीट चुके। हाँ, जयपुर में पीट दिया, फिर जयपुर के एक गांव में पीट दिया, आज जोधपुर में पीट दिया। वो केजरीवाल का राइज भी ऐसे ही हुआ था, नंबर ऑफ थप्पड़ पर मिनट ऐसा था ना, कौन कहाँ थप्पड़ मारा है किसी को पता नहीं है। बट यही स्ट्रेटेजी होती है, इसी से वो इमोशंस लोगों के भड़काए जाते हैं। उनको मारना नहीं चाहिए था, मारना नहीं चाहिए था। और पुलिस को एक कॉमन एनिमी बनाया जाता है, जबकि पुलिस का काम जस्ट एक ताकि अच्छे जो दूसरे लोगों के काम, कोई जॉब पे जा रहा है, कोई काम कर नौकरी कर रहा है, उसके कामों को तो उसको कोई अवरोध ना हो। पुलिस का काम इतना ही रहता है। जैसे अमेरिका में ये सब प्रोटेस्ट की परमिशन सिर्फ वीकेंड से मिलती है, सैटरडे संडे आप तुम प्रोटेस्ट कर सकते हो, उसके अलावा आप नहीं कर सकते। आपको बैन कर दिया जाएगा या अरेस्ट कर लिया जाएगा। मुझे ओंकार जी इसमें एक बहुत बड़ा क्या बोले कि एक षड्यंत्र दिखता है। देखिए क्या होता है कि जिस चीज़ को आप अपोज करना चाहते हो, जिस चीज़ को लाना चाहते हो, उसको अपोज करने में आप आपके अंदर उसके प्रति एक इमोशंस जनरेट किए जाते हैं। जैसे सर्जियो गोर का कश्मीर विजिट और स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट पार्ट। फिर उसके बाद उसके तुरंत बाद पाकिस्तान के अंदर प्लेन्स का आना, जिसका सेकंड पार्ट ऑफ द डिस्कशन है, आर्मिंग होना। तीसरा पार्ट पूरे देश में सीजेपी का ट्राई करना कि कहाँ पे लूप होल्स है। फिर उसमें आपको पता है सक्सेस इनको कहाँ मिलने वाली है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, इन जगह सक्सेस मिलने वाली है। फिर इस समय चौथा पार्ट देखिए, शिलोंग में हिंदुओं और हिंदू विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमाओं को तोड़ना। फिर मेघालय में आप देखिए एक ट्रेंड देखिए मेघालय में कि वहां पे 7 ऑर्गेनाइजेशंस को एफसीआरए के अंदर बैन करना। और फिर राहुल गांधी की स्पीच विद द जेंजी। फिर इन सारे इवेंट्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो एक चीज दिखाई देती है कि देर इज वन प्लान किसी को भड़काने का। फिर एक लड़की का स्टेटमेंट आता है मुसलमानों के लिए और मुसलमानों को बोलती है खुल के कि आप उठो, आप बगावत करो, कुछ करो। तो मुझे एक प्लान कंसर्टेड दिखाई देता है सब तरफ से, वो है समाज के जो ये जो इजीली इन्फ्लुएंसेबल पार्ट है, इसको रिवोल्ट कराना, मुझे वो दिखता है। और दैट इज़ वेरी इजी विद सोशल मीडिया। उसमें एआई की इमेजेस डाल सकते हैं, टेक्स्ट बदल सकते हैं, स्पीच बदल सकते हैं, इवन दो रूल्स आर देयर। और मुझे आई एम श्योर कि भारत लॉ इन्फोर्समेंट के पास टूल्स होंगे जो एआई के थ्रू मैनेज कर रहे हो या मॉनिटर कर रहे हो इन सब हैंडल्स को। लेकिन जस्ट द फैक्ट कि वो पहले डाल देते हैं फिर आप उनको हटाते हो, तो दे आर ऑल लुकिंग फॉर जस्ट 6 आवर विंडो, नॉट 12 आवर विंडो। वो देख रहे 6 घंटे में कितना डैमेज करेंगे, तब तो रिएक्शन आएगा, तब तो डैमेज हो चुका होगा। तो कहीं ना कहीं पे भारत को, जैसे हम आपने पहले ही बताया कि एक्शंस क्यों नहीं लिया गया, पनिशमेंट क्यों नहीं दी, कि आपने इनकरेज कर दिया, आपने पनिशमेंट नहीं दिया, इनकरेज कर दिया। एक बार आप फाइन लगा देंगे तो इनकरेज नहीं कर पाएंगे। उनको मालूम है हम सॉरी बोल के निकल जाएंगे, टेक्निकल ग्लिच करके निकल जाएंगे, क्योंकि हमको असलियत मालूम नहीं कि किसने अलाउ किया, किसने फाइन नहीं किया। जैसे 29 states in America have filed a lawsuit against Meta. 29 states, एक ने नहीं, 29। यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज ने उनपे लॉसूट फाइल किया, जिस पे ट्रम्प बड़े भड़के हुए हैं। लेकिन भारत में उनको फुल फ्रीडम है। भारत में वो ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं। और आप राहुल गांधी का प्रोटेस्ट देखिए कि राहुल गांधी का जो पब्लिक स्पीच था, डेफिनेटली वो सारे स्टूडेंट सिलेक्टेड थे, कोई रैंडमली चूज नहीं किया गया था या एक पर्टिकुलर ऑडियंस से बुलाया गया था। उनको क्या बोलना है वो बताया गया था। वो लड़की बात कर रही है हिजाब की और पीछे हिजाब वाली लड़की पड़ी हुई है, और ये मनुस्मृति को मिसकोट कर रहे हैं। जो कुरान को कोट करना चाहती थी उसको मनुस्मृति में लगा दिया। मनुस्मृति में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, हमारे पास तो बुक्स है, कुछ लिखा ही नहीं है जो बोल रहे हैं।
सो ये कंसर्टेड स्ट्रेटेजी है विद वेस्ट, मतलब कलेक्टिव वेस्ट, मतलब एंग्लो सैक्सन वर्ल्ड, वेटिकन वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड। इस्लामिक वर्ल्ड का इंपॉर्टेंस इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमेशा चारा के जैसा यूज किए जाते हैं, लेकिन वो बेचारा नहीं है। अगर आपने अपने आप को चारा बनाने के लिए यूज करने दिया है, दैट मीन्स यू आर नॉट सिनलेस। आप मतलब आपने अपने को बनाया है वैसा करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि दे वांट टू क्रिएट ए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ऑन ए मच बिगर स्केल फॉर द गवर्नमेंट यूजिंग वेस्टर्न सोशल मीडिया, और उनके जो हैंडलर्स हैं जो फंडिंग कर रहे हैं थ्रू वेरियस वेज। आपने एक नाम भी बड़ा उछला था आजिम प्रेम जी का, अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उन्होंने कौन कौन से जो स्पेसिफिक एंटी इंडिया ग्रुप्स को स्पॉन्सर किया है, स्पेसिफिक। अब देखिए भारत का कोई स्ट्रैटेजी नहीं। अब जैसे भारत बहुत सारे हिंदू ग्रुप्स अमेरिका में भी हैं, अमेरिकन बेस्ड हिंदू ग्रुप्स हैं, लेकिन उनको तो भारत इंटरवीन नहीं कर रहा है। तो इट्स ओनली वन साइडेड स्ट्रीट, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। इट हैज़ टू बी फाइनेंशियल। फाइनेंशियल लैंग्वेज सब लोग समझते हैं। आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं आदित्य जी, और एक ऐसा संकेत दे रहे हैं जिससे लग रहा है कि भारत को एक अनार्की की सिचुएशन की तरफ धकेलने की तैयारी हो रही है, और वो बहुत प्लान्ड तरीके से हो रही है। क्योंकि सर्जियो गोर का ऐसे राज्यों का दौरा, ऐसे चीफ मिनिस्टर्स से मिलना जो गैर बीजेपी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं, मोस्टली केवल देवेंद्र फडणवीस को छोड़ दें तो बाकी सभी नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं। वो तेलंगाना है, कर्नाटक है, केरल है, जम्मू कश्मीर है। ये सब चीज़ें थोड़ा संदेह तो पैदा करती हैं कि ये जो कभी नहीं हुआ, किसी देश के राजदूत ने नहीं किया, वो अमेरिका के राजदूत क्यों कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए कि सरकार इन पर चेक क्यों नहीं लगा रही है, इनको रोक टोक क्यों नहीं हो रही है इनके साथ कि आप ऐसे नहीं कर सकते। मैंने सर्जी गोर की स्पीच बड़े ध्यान से सुनी, इनकी 3-4 स्पीचेस सुनी है मैंने, और एक जो इकोनॉमिक टाइम्स में मेरे को लगता है कि शायद वहाँ पे आपको इंटरव्यू लेना चाहिए था। जो पर्सन वाज टेकिंग इंटरव्यू वाज नॉट, वो वैसा हो गया जैसे एरिक गार्सेटी का इंटरव्यू स्मिता ईरानी ले रही है। वो क्या है ना, स्पीति प्रकाश ले रही है। बड़े सम्माननीय जर्नलिस्ट हैं आप लोग, लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि बड़े, अगर वही व्यक्ति अमेरिका में इंटरव्यू होता, सपोज भारतीय राजदूत का, किस तरह अमेरिकन जर्नलिस्ट इंटरव्यू लेता। उसने कोई भी काम की बात नहीं करी और कोई भी काम की बात बोली नहीं। जब उससे उससे एक्चुअली कोई क्वेश्चन ढंग का नहीं था, लेकिन मैं उसके आंसर्स देख रहा था। आंसर्स उसने क्या बोला कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बैठे थे ट्रम्प के साथ, तुरंत अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। फिर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी से इतना बिके हुए हैं राष्ट्रपति ट्रम्प कि उन्होंने सब कुछ खोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने। देखिए ये, इसको बोलते हैं स्मॉल टॉक इन अमेरिका। इसको बोलते हैं स्मॉल टॉक, मतलब कि ये लोगों के जैसे काम की बात से पहले की बात, इससे थोड़ा ब्रेकिंग द आइस ब्रेकर। क्या भारत इस पे इम्प्रेस हो जाएगा? अब आपने जो क्वेश्चन पूछा है, क्या वास्तविक में कोई एक्शन कोई नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन नहीं है तो माफ़ी से क्या फ़ायदा होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि कौन सा भारतीय ऑफिसर इन्वॉल्व है जिसमें उसने इनको ग्रीन चिट दे दिया विदाउट रिकमेंडिंग फाइनेंशियल पनिशमेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि वो ये सब काम ऑफिसर लेवल्स पे होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी उसके नीचे, और वो रेकमेंड करते हैं, फाइल बनाते हैं, फिर फाइल को पुश करते हैं, फिर सरकार उस पर एक्शन लेती है। तो अब ये देखना पड़ेगा किसके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, अनड्यू वेल्थ कहाँ से आई, कैसे बच्चों का फंडिंग हो रहा है इस सैलरी पे, वो सब चेक करना पड़ेगा। वो सब पैरामीटर्स है। और मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ, बिना सैंक्शन पॉलिसी के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डजंट हैव एनी वेट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है दुनिया भर को एक्सेस देता है भारत की मार्केट का, लेकिन भारतीय एक्सपोर्टर्स को सेम एडवांटेज नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ पे सैंक्शन पॉलिसी है। वहाँ पे उनके लॉज के मुताबिक सैंक्शंस हो सकता है,
और वेस्टर्न कंट्रीज को ऐसा लगता है कि भारत के लोगों को इजीली खरीदा जा सकता है बिकॉज दे विलिंग टू नेगोशिएट। जब भी आप विलिंगनेस दिखाते हैं नेगोशिएशन की, तब आपका लेवरेज नीचे हो जाता है। तो ये मुझे थोड़ा सा एटीट्यूड में देखना पड़ेगा कि वहाँ पे आपको, हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा। देखिए, मैं उनकी मानसिकता आपको बता सकता हूँ कि अगर आप नेगोशिएट करने के लिए तैयार हो गए तो वो यही सोचते हैं कि आप जो है उन आपको दबाया जा सकता है, वो ये सोचते हैं। तो अगर आप, तो इसलिए क्लॉजेज होते हैं, नेगोशिएशन पे क्लॉजेज होते हैं, प्लस सैंक्शन पॉलिसी होती है। तब उनको लगता है कि अगर मैंने ये किया तो ये सैंक्शन लगेगा, ये किया तो ये सैंक्शन लगेगा। लेकिन अगर लीडरशिप बात करती है हमको अच्छे क्लोज रिलेशनशिप बनाने हैं, तो आई थिंक दिस डजंट वर्क इन द टुडेज वर्ल्ड। तो इसलिए मुझे जयशंकर जी का जो 2 वर्ड्स हैं, डाइवर्सिफाई एंड डिस्ट्रस्ट, रिस्कियर वर्ल्ड, रिस्क मैनेजमेंट, ये प्रोफेशनल वर्ड्स हैं। और अगर यही डायरेक्शन है जयशंकर जी का, तो आई थिंक उनको तुरंत उस पर कुछ एक्शंस लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा करप्शन भारत में देखा गया है आईएफएस इस पोजीशन पे ज़्यादा देखा गया है, ऐसा जनरल ओपिनियन है। इस पे डेटा लोग सर्च करके देख सकते हैं अपने आप ही, तो देन यू विल फाइंड व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि केवल सर्जियो गोर या अमेरिकी रुख या सोशल मीडिया टेक कंपनियों की बात ही नहीं है। राहुल गांधी जिस तरीके की अराजकता दिखा रहे हैं, भाई ठीक है, अगर नीट पेपर लीक हुए हैं तो आप एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगते हुए प्रधानमंत्री के घर की चौखट तक पहुंच जाएंगे और जो सिक्योरिटी थ्रेट है उसका एक बड़ा जरिया बन जाएंगे। अगर उस दिन उस भीड़ में कोई अपने आप को उड़ा लेता, आत्मघाती दस्ता पहुंच गया होता उस भीड़ में शामिल होने के लिए, तो कितनी बड़ी घटना हो गई होती। फिर आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी बनती हैं, कोई समझदारी भी होती है, इस पद की कोई गरिमा और मर्यादा भी होती है। आप संसद मार्ग थाने में जाकर के बैठ गए 8 घंटे के लिए कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक मैं यहाँ से उठूंगा ही नहीं। आप जगह जगह जहाँ भी ये अ, छात्रों से बातचीत कर रहे हैं गूंज के नाम पर, वहाँ जो इनके भाषण लिखे जाते हैं, पॉइंटर दिए जाते हैं, और जिस तरह की लैंग्वेज इनकी जिह्वा पर भी और बॉडी लैंग्वेज भी दोनों ही तरह की, तो वो भी कहीं ना कहीं जो यूथ है या जो अराजक तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनको सारे नियम कायदे कानून तोड़ करके रक्षा सुरक्षा व्यवस्था को एक तरीके से चैलेंज करने के लिए, प्रेरित करने के लिए इनके कारनामे दिखाई देते हैं। तो चलिए, जो सत्ता में बैठे हैं उनके लिए तो अतीत की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जब उन्होंने किसी पर हाथ डाला, उन सरकारों ने, और उसके साथ एक टैग लग गया कि भाई गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, बेचारा शब्द लग गया उनके साथ में और उनको सहानुभूति, वो एक लहर मिल गई। जैसे इंदिरा गांधी को चौधरी चरण सिंह ने गिरफ्तार करवा लिया था और उसके बाद 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी हो गई। तो सरकार नहीं चाहती होगी, लेकिन सवाल ये है कि जो इस समय सूरत हाल दिखाई दे रही है, सरकार तो बढ़िया काम कर रही है, सरकार के काम में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। जो बुरे से बुरा वक्त था उसको भी किस तरीके से बढ़िया तरीके से निकाल लिया। जबकि बहुत सारे देशों में अभी ये हॉर्मुज स्ट्रेट का संकट था तो किस तरह की महंगाई बढ़ी, पेट्रोल का, डीजल का, रसोई गैस का किस तरीके से संकट हुआ। हमारे यहाँ तो नहीं हो पाया क्योंकि व्यवस्थाएं, प्रबंध जो है वो बहुत बढ़िया था, आला दर्जे का था। लेकिन इसके बावजूद सरकार का रास्ता रोकने के लिए ये लगातार साजिशें तो कर ही रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी के स्पीच आप ठीक से स्टडी करिए, मैंने उनकी स्पीच सुनी, उसमें 2 चीज़ समझ में आई। पहले तो वर्ड गूंज, आप भी बड़े साहित्य, आप तो पुस्तकें लिखते हैं, आप भी पुस्तकें आपकी हैं, पब्लिश्ड है। गूंज, गूंज शब्द फारसी का वर्ड है, और तो एक एक पर्टिकुलर मैसेज दिया गया एक कम्युनिटी को के लिए, इतना खुल के वो मैसेज दिया गया। देखिए, बीजेपी भारत के बारे में सोच रही है और ये लोग सोच रहे हैं एक कम्युनिटी के बारे में।
बहुत डिफरेंस हो गया। दे वांट टू क्रिएट द सेम सिचुएशन विद वंदे मातरम प्रोटेस्ट और ये सब, जो अभी वापस रिक्रिएट नहीं हो सकती। देखिए क्या होता है ना, एक बार आप इतिहास क्रिएट कर दो, वो इतिहास रिपीट नहीं होगा, वो कोई और इतिहास क्रिएट होगा। तो ये कुछ और इतिहास की तरफ जा रहे हैं, और वो इतिहास जो है बड़ा भयंकर होने वाला है इनकी कम्युनिटी के लिए, जिसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि भारत एक जग चुका है 2014 के बाद, अब ये इनको बिल्कुल। रियलाइज नहीं होगा। अब बीजेपी गवर्नमेंट इनको बचाने के लिए इस टेकिंग की थोड़ा बहुत, ठीक है आप हमको गाली दे लो, बट वी आर ट्राइंग टू सेव यू, क्योंकि भारत बदल चुका है और वो जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो पूरा गायब हो जाएगा इफ दे कंटिन्यू लाइक दिस। तो लेकिन इनको पता नहीं है कि क्या करें, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं से प्रेशर है, स्पेशली चाइना से, कि तुम कुछ करो। बिकॉज भारत इज नंबर वन इन ट्रेन्स, भारत इज नंबर वन इन इलेक्ट्रिफिकेशन, भारत इज नंबर वन इन पावर जनरेशन, भारत इज गेटिंग नंबर वन इन फोन्स। जहां जहां पे चीन नंबर वन था 2014 में, 2026 से भारत वहां पे नंबर वन है। एटलीस्ट 15 कैटेगरीज में भारत नंबर वन है। तो सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पे हुआ है चीन को, और उसके बाद सबसे बड़ा नुकसान हुआ है अमेरिका को। और हम और आप पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अमेरिका कभी भी चीन का दुश्मन नहीं है, वो मीडिया में फैलाया गया है। अमेरिका इज ऑलवेज अ फ्रेंड ऑफ चाइना। ये जो फेक नैरेटिव फैला गया है कि चाइना इज आवर नंबर वन थ्रेट, आप अगर उनका ठीक से डॉक्यूमेंट जाके देखें, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट, उनका नंबर वन थ्रेट इज इंडिया, नॉट चाइना। उसको आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ेगा। ईरान के बाद नंबर था भारत का। और मक्का, अभी मक्का एक्ट की हम बात करी तो जयशंकर जी का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था कि वो दे कैन नॉट लिव विद देयर करंट, हाउ कैन दे लिव टुगेदर, है ना। तो लेकिन अभी आपने आज की न्यूज़ अगर देखी हो किसी ने, ईरान विल बी एडमिटेड इनटू द मक्का पैक्ट, ऐसा बात हो रही है इस समय। सो दिस इज इमर्जिंग एज ए कंबाइंड अलायंस। और अगर कहीं किसी की, अब यहाँ पे खेल किसका होता है, एक अदृश्य राज्य है जो डॉलर के फेलियर को छुपाने के लिए वो क्रिएट करना चाहता है वॉर, जिससे कि डेट पे करना ना पड़े। क्योंकि अगर वॉर होता है तो अमेरिका के, जिसको अमेरिका डिक्लेयर करेगा एज एन एनिमी कंट्री, उसके विरुद्ध वो डेट को माफ कर दिया जाएगा। तो आपने देखा होगा कि 2018 के बाद 17 के बाद से अब तक चाइना ने $700 बिलियन यूएस ट्रेजरी में वापस कर दिया है। जापान इज द ओनली वन विच इज होल्डिंग द लार्जेस्ट ट्रेजरी, यूएस ट्रेजरी, विच इज $1 ट्रिलियन। उसके बाद नंबर आता है यूरोप का। लेकिन तो ये कंबाइंड स्ट्रेटजी क्या है कि अगर हम इस मार्केट को टारगेट करते हैं, भारत को टारगेट करते हैं, और एक बड़े एनिमी के साथ हम युद्ध को डिक्लेयर करते हैं, तो एंड में जाके आपने देखा होगा तुरंत उस ईटी समिट के बाद, अभी इस समय जयशंकर जी कहाँ है, रशिया में है। तो 2 कंट्रीज वर्सेस द रेस्ट। चाइना भी अभी, रशिया भी चाइना को ट्रस्ट नहीं करता है। तो गेम कुछ बड़ा है, और भारत में राहुल गांधी और इस तरह के लोग उस तरह का माहौल बना रहे हैं कि भारत अंदर से थोड़ा वीक रहे, ताकि इट कैन नॉट रिएक्ट विद फोर्स आउटसाइड। ये एक्चुअली मेन ऑब्जेक्टिव है, और इसमें पूरा वेस्टर्न सोशल मीडिया हेल्प कर रहा है उनके इस नैरेटिव को। जैसे भारत के कुछ लोगों का हैंडल बंद कर दिया, वो इंडियन सिटीजन है, वो एक्स का सिटीजन नहीं है, ना वो यूएस का सिटीजन है। कोई भी फॉरेन कंपनी को राइट नहीं होना चाहिए किसी भी इंडियन को बैन करें। हमारे को तो बैन कर सकते हैं क्योंकि अमेरिकन है, तो हम लोग को तो बैन कर सकते हैं, लेकिन किसी फॉरेन सिटीजन को बैन ना करें, वो उसका रूल होना चाहिए। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सरकार को समझ तो है, क्योंकि जयशंकर जी ने सब बोला भी है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो हम और आपको पता नहीं है, विच सरकार इज ऑलरेडी टेकिंग थ्रू अ डिफरेंट वे। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 10 तरीके होते हैं, तो डिपेंड्स ऑन कौन सी अप्रोच आप लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपके कौन से वेरिएबल्स हैं। तो अगर मैथमेटिकल भाषा में बात करें तो मैनेज द वेरिएबल्स, फिक्स द कॉन्स्टेंट्स। तो ये सिंपल सी चीज़ है। तो इनके विरुद्ध मुझे लगता है कि भारतीय सरकार एक्शन लेगी आफ्टर सम टाइम इज स्पेंट, जिससे कि बाकी जो देश है उनको देख के समझ ले, और सरकार के पास भी एक राइट टाइम होना चाहिए जिसपे होगा एक्शन। तो मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान पे एक्शन होगा, इसी को डिले कर रहे हैं ये लोग, अगर पाकिस्तान पे एक्शन होगा,
because Pakistan is the foot soldier. Pakistan is not the brain, is a foot soldier. ब्रेन तो कहीं और बैठे हुए हैं, लंदन में है या फिर यूएस में कहीं बैठे हुए हैं. सो वंस दैट हैपेंस देन आई थिंक दिस प्रॉब्लम विल गेट रिजॉल्व. हो सकता है पाकिस्तान का नंबर जल्दी आ जाए, क्योंकि जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान से हो रही हैं इस समय, ये देखिए खबर, रक्षा समझौते की आड़ में हथियारों का जखीरा भर रहा पाकिस्तान, तुर्की से ड्रोन की सप्लाई, 60 घंटे में दर्जनों सैन्य विमान पहुंचे. तो ये जो तैयारी चल रही है पाकिस्तान, और इधर सरक्रीक में भी कुछ गतिविधियां देखी जा रही हैं. एक तीसरी घटना ये हुई है जिस पर हमारी अलग से एक टॉक हुई है मेजर समरपाल तूर से. उन्होंने बहुत डिटेल जानकारी दी है, तो दर्शक उस पर भी जा सकते हैं. ओशियन नेटवर्क पर वो वीडियो है, उस पर देख सकते हैं. लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह की पिटाई हुई थी पहलगाम के बाद पाकिस्तान की, और बहुत तगड़ी पिटाई हुई थी, उसको पता ही नहीं था कि भारत के लड़ाकू विमान कहाँ हैं, किस दिशा में हैं. उनके सब रडार वडार और एयर डिफेंस सिस्टम वो सब खराब कर दिए गए थे एक तरीके से. तो वो एकदम अंधेरे में बैठा हुआ था, उसको पता ही नहीं था कि कहाँ क्या हो रहा है और कहाँ अटैक होने वाला है. और पहले दिन 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था भारत ने, भारतीय सेना ने. उसके बाद जब उसकी तरफ से जवाब आया, तो फिर उसके एयरबेस, करीब 11 एयरबेस उन पर हमने हिट किया था, जिनमें नूर खान एयरबेस भी था, जहां अमेरिका के कुछ साजो सामान रखे हुए थे. तो ये जो इस समय तैयारियां चल रही हैं, क्या भिड़ने के लिए तैयारियां चल रही हैं? एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया था अनिल चौहान जी का, रिटायर्ड सीटीएस का. उन्होंने बोला कि हमने 50% ही स्ट्रेटेजी यूज करी अभी तक, तो रिमेनिंग 50% क्या होगा आप सोच सकते हैं. तो मिलिटरिटी मुझे नहीं लगता पाकिस्तान का कोई चांस भी है, अनलेस भारत की तरफ से कोई सीज फायर वाली बेवकूफ़ी हो या कहीं पे हो, क्योंकि इस बार नहीं करना चाहिए. नहीं तो क्या होता है ना, दुश्मन अगर वापस रीग्रुप होगा, आप ऑप्शंस कितने होते हैं चेस गेम में, ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं, और ज़्यादा अगर सब लोग अपनी सारी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं तो ड्रॉ होता है गेम. ड्रॉ हमको नहीं चाहिए. तो इसलिए कहीं ना कहीं इस बार भारत की स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए मुझे लगता है, और होगी भी, क्योंकि जो एसेट्स भारत ने पाइल किए हैं, कंपाइल किए हैं, वो पाकिस्तान के लिए अनमैनेजेबल होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर भारत ने कराची और ग्वादर को आइसोलेट कर दिया और फिर ग्वादर को इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज कर दिया, देन दैट कैन बी द फर्स्ट अटैक. फिर उसको हमने बलूचिस्तान को हमने सप्लाई कर दिया सारे वेपन्स, तो दैट इज सिक्योरिंग वन पार्ट ऑफ द एनिमी टेरिटरी. और फिर उसके बाद तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं. मुझे लगता है कि इस बार का जो स्ट्रेटजीज हैं वो तो मिलिट्री को ही पता होगी, विल बी मच मोर देन विच पाकिस्तान हैज़ इवन इमेजिन. क्योंकि अगर वो 50% बोल रहे हैं, जिसमें आपने बताया अभी 22 मिनट में 11 बेसेस और एयर डिफेंस में ब्लाइंडनेस, वो 50% है, तो व्हाट विल बी द 100%. तो आई थिंक इस बार भारत को, या भारत का ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि पाकिस्तान कैन नॉट रीबिल्ड देयर मिलिट्री फॉर नेक्स्ट 30-40 ईयर्स. ये क्योंकि सारा मिलिट्री है, अब तो भारत के पास ये भी ऑप्शन नहीं है कि कौन आतंकवादी है कौन नहीं है. तो पाकिस्तानी नहीं, आर्मी से ना आतंकवादी. उस समय रावलपिंडी को तो बचाया गया था ना, कि रावलपिंडी की तरफ ना जाए कोई वेपन. इस बार तो ऐसा नहीं होगा ना. क्योंकि आप ही वो डिस्टिंग्विश जयशंकर जी का स्टेटमेंट है, हमको पता नहीं कौन है आतंकवादी. पाकिस्तानी आर्मी इज आतंकवादी, और पाकिस्तानी मतलब ए टेररिस्ट हैज एयरफोर्स, ये लिटरली ये हो गया है. तो और ये तो सबको पता है कि न्यूक्लियर वेपन्स दे डोंट हैव. आपने जेडी वांस का स्टेटमेंट देखा कि यूके विल बी द फर्स्ट इस्लामिक नेशन विद ए न्यूक्लियर वेपन. यस. है ना. इसका मतलब ये है कि ये तो कोई इस्लामिक बॉम्ब है ही नहीं यहाँ पे कहीं पे. तो एडमिट कर रही है अमेरिका ने. देखिए हम लोग तो शब्दों को पकड़ लेते हैं, और लेकिन अगर उन्होंने शब्द बोले तो उनके मुंह से निकल गया, किसी ने फीड किया होगा नीचे से, तो इसलिए उनके मुंह से निकल गया और हम लोगों ने पकड़ लिया.
नाउ सेकंड स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये था, एज लॉन्ग एज मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर आई विल हेल्प इंडिया। अब यहाँ पे मुझे लगता है फेलियर हो गया ट्रंप का, कि मोदी को हटा नहीं पाए सीजेपी, मतलब अब उनको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा अगेंस्ट पाकिस्तान अगर लेना चाहेंगे तो। बट वन थिंग इज फॉर श्योर, गल्फ काउंसिल की आज मीटिंग हुई है, unanimously decided no American base in any of these areas. China is going to make economic influence zones. तो मुझे लग रहा है कि मिडिल ईस्ट डिवाइड हो रहा है, वेस्ट एशिया डिवाइड हो रहा है। इज ए गुड न्यूज फॉर इंडिया, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट तो सेम रहने वाले हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदित्य जी जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। और दर्शकों से आग्रह है, आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो, फ्रूटफुल लगी हो, तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें। आदित्य जी के चैनल का नाम आप जानते हैं, सत्तोलॉजी, तो उनको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।